दोस्तों इस मूवी में हमें 6 अलग अलग समय की कहानी दिखाई गई है जो किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। साथ ही इन कहानियों के जरिए ये फिल्म हमें बहुत ही अच्छे संदेश देने का प्रयास भी करती है, जिसे जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे। फिल्म की शुरुआत में हमें 1849 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पैसिफिक आइलैंड में एडम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने ससुर रिचर्ड के लिए काम करता है। दरअसल रिचर्ड गुलामों को खरीदने और बेचने का काम करता था, जिसमें एडम भी उसका साथ देता है। और इसी काम के सिलसिले में एडम को घर से दूर पैसिफिक आइलैंड पर आना पड़ा, जहां वो स्लेव ट्रेडर टॉम से मिला, जो वहां पर गुलामों से खेती और बाकी के काम करवाता था और फिर वो उन्हीं गुलामों को अच्छे दाम पर आगे बेच दिया करता था, जिस वजह से ही एडम उससे गुलामों की खरीद का एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आया होता है। फिर एक दिन जब एडम उन्हीं के खेतों को देख रहा होता है तो वहाँ उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनते ही वो उस तरफ जाकर देखता है जहाँ एक गुलाम नेम ओलिव को बुरी तरह मारा जा रहा था। और अब जैसी एडम की आंख ओलिव से मिलती है, वैसे उसे ना जाने क्या हो जाता है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद जब एडम को होश आता है तो अपने सामने डॉक्टर एडवर्ड को देखता है, जो उसका इलाज कर रहे होते हैं। जिसी बीच हम एडम के शरीर पर एक बर्थ मार्क भी देखते हैं। फिलहाल यहाँ एडम के पूछने पर एडवर्ड उसे बताता है कि उसे पॉलिनेशियन वर्म नाम की एक खतरनाक बीमारी हो गई है, पर वो चिंता ना करे क्योंकि एडवर्ड पूरे समय उसके साथ रहकर उसका इलाज करता रहेगा, जिसके लिए एडम भी मान जाता है और वो अब घर वापस लौटना चाहता था, जिस कारण ही वो और एडवर्ड साथ में एक पानी के जहाज पर वापस जाने के लिए सवार हो जाते हैं। जहां हम एडम को एक जर्नल लिखते हुए देखते हैं, जिसमें वो अपने इस सफर के अनुभव के बारे में लिख रहा होता है। और इसी बीच उसे बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि ओलिव इस जहाज में छिपकर वहाँ से भाग आया, जिस कारण उसे काफी लोग परेशान कर रहे होते, जो सब होते हुए देख एडम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो सभी को इसके लिए खरी खोटी सुनाता है, जिस पर अब वो लोग उल्टा ही कुछ देर के लिए उसे और ओलिव को एक साथ एक कमरे में बंद कर देते, जिस दौरान दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ बीते हुए दिनों के साथ एडवर्ड लगातार एडम को दवा देता जा रहा था, जिससे उसकी हालत सुधरने के बजाय और खराब होती जा रही थी, जिससे अब हमें पता चलता है कि असल में एडवर्ड एडम को दवा नहीं बल्कि धीमे जहर दे रहा था, ताकि वक्त के साथ धीरे धीरे एडम मर जाए, क्योंकि एडवर्ड की नजर एडम के पैसों पर थी। जिस बात का पता जब एडम को पता चलता है तो एडवर्ड उसे जान से मारने की कोशिश करता है, जिस दौरान एडम को एडवर्ड से ओलिव बचाता है, जो फिर वहां पहुंचकर एडवर्ड को जान से मार देता है। फिर इसके बाद ओलिव एडम को संभालता है और एक अच्छे दोस्त की तरह उसकी सेवा करता है, जिससे जल्दी एडम की हालत बेहतर हो जाती है। और फिर कुछ देर बाद एडम अपने घर पहुंच जाता है, जिसे उसकी पत्नी सही सलामत देखकर काफी खुश होती है। यहाँ एडम अपने ससुर रिचर्ड के सामने गुलामों के कॉन्ट्रैक्ट को जला देता है और उससे कहता है कि वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर गुलामों को आजाद कराने का काम करेगा, जिस पर रिचर्ड कहता है कि उसके इस प्रयास से उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि दुनिया भर में गुलामों को खरीदा और बेचा जाता है और ये जो कुछ उसकी कोशिश है वो समुद्र में कुछ पानी के बूंदों के बराबर है। लेकिन एडम का मानना था कि शुरुआत कहीं से तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बूंद बूंद जोड़कर ही समुद्र बना है। अब इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ से चला जाता है और बीते हुए वक्त के साथ एडम की लिखी हुई जर्नल एक किताब की शक्ल ले लेती है, जिसे एक पब्लिशर ने पब्लिश कर दिया, क्योंकि उसमें एडम ने अपने कहानी के साथ गुलामों के इस व्यापार के बारे में भी कई खुलासे किए थे। खैर इस कहानी के बाद हमें अगली कहानी दिखाई जाती है, जिसकी शुरुआत कैम्ब्रिज में साल 1936 से होती है, जहाँ हम एक गे कपल रॉबर्ट और रूफस को देखते हैं। यहाँ रॉबर्ट के शरीर पर बिल्कुल वैसा ही बर्थमार्क होता है जैसा हमने इसके पहले कहानी में एडम के शरीर पर देखा था। अब क्योंकि रॉबर्ट एक म्यूजिक कंपोजर था, इसलिए वो अपना खुद का एक म्यूजिक कंपोज करना चाहता था, इसलिए वो कुछ सीखने के लिए ब्रिटेन आ जाता है ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। यहाँ वो एक प्रसिद्ध म्यूजिक कंपोजर नेम हैरिसन का असिस्टेंट बनकर उनके लिए काम करने लग जाता है, जिस दौरान वो अपने साथ हुए हर बात को खतों के जरिए रूफस को लिखकर भेजता रहता है। फिर एक दिन रॉबर्ट के हाथ एडम की लिखी हुई किताब लग जाती है, जिसमें वो उसकी जिंदगी और गुलामों के बारे में पढ़ता है, जिसे पढ़कर उसे काफी अच्छा महसूस होता है, जिससे उसे अपना म्यूजिक कंपोज करने की प्रेरणा भी मिलती है। इसलिए वो म्यूजिक को कंपोज करने के काम में लग जाता है। वो अब इस किताब के बारे में रूफस को एक खत के जरिए बताता है कि उसे इस किताब को पढ़कर ऐसा लगा मानो जैसे कि वो उसी की कहानी हो। वहीं अब हर रात रॉबर्ट अपनी म्यूजिक को कंपोज करने में लगा रहता था, जिसकी बाद एक दिन जब रॉबर्ट बेसमेंट में काम कर रहा होता है तो हैरिसन उसे आकर कहता है कि हर रात उसे अपने सपने में एक बहुत ही प्यारी धुन सुनाई देती है,
जो बात सुनकर रॉबर्ट उससे कहता है कि वो धुन हर रात वही बजाता है जो उसने सोते हुए सुनी होगी। अब इस पर रॉबर्ट हैरिसन को वो धुन बजाकर सुनाता है, जिसे सुनकर हैरिसन को वो काफी पसंद आती है। इसलिए वो रॉबर्ट को उसका क्रेडिट उसे देने के लिए कहता है, जिसके लिए रॉबर्ट जब नहीं राजी होता तो हैरिसन उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम होमोसेक्सुअल हो। अब ये बात उसे रूफस के खतों से पता चली थी जो उसने रॉबर्ट के लिए लिखे थे। अब यहाँ रॉबर्ट को हैरिसन पर काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो हैरिसन को शूट करके वहाँ से भागकर एक होटल में छिप जाता है। अब क्योंकि हैरिसन सिर्फ घायल हुआ था, इसलिए वो एक डिटेक्टिव को रॉबर्ट का पता लगाने के लिए हायर करता है। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट आखिरकार उस म्यूजिक को पूरी तरह से कंपोज करने में कामयाब हो चुका था, जिसे वो द क्लाउड एट लास्ट सेक्सटेट नाम देता है। फिर वो रूफस को आखिरी खत लिखता है, जिसमें उसे अब तक हुई सारी घटनाओं के बारे में बताता है और ये भी लिखता है कि अब उसके जीवन के कुछ आखिरी दिन बचे हुए, इसलिए वो अपना कंपोज किया द क्लाउड एट लास्ट सेक्सटेट उसे इस चिट्ठी के साथ भेज रहा है। जिस खत को पढ़कर रूफस को उसकी काफी चिंता होती है, इसलिए वो बिना देरी के रॉबर्ट से मिलने उसके होटल पहुंच जाता है। पर यहाँ वो देखता है कि उसके आने के कुछ मिनट पहले ही रॉबर्ट ने खुद को शूट कर लिया था, लेकिन वो अपने पीछे जो म्यूजिक सेक्सटेट छोड़ गया था उसे रूफस एक एल्बम के तौर पर पब्लिश करवा देता है। और फिर यहाँ पर ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद अगली कहानी हमें सैन फ्रांसिस्को 1973 के समय में ले जाती है, जहाँ हम बूढ़े रूफस को देखते हैं जो अभी एक न्यूक्लियर फिजिस्ट बन गया है। यहाँ एक लिफ्ट में रूफस की मुलाकात लुइजा नाम के पत्रकार से होती है और अब क्योंकि ये लिफ्ट अटक गई थी तो दोनों ही एक दूसरे से काफी सारे बातें करते हैं, जिस दौरान रूफस लुइसा के शरीर पर बिल्कुल वैसा ही निशान देखता है जैसा कि रॉबर्ट के शरीर पर था। अब लिफ्ट से निकलने के बाद लुइसा रूफस को अपना कार्ड देती है ताकि अगर उसे उसकी कोई भी जरूरत पड़े तो उसे फोन कर सके। वहीं अब सैन फ्रांसिस्को में एक न्यूक्लियर प्लांट के बनाने की तैयारी चल रही थी, जो अगर बन जाता तो तेल की कंपनियों को काफी नुकसान होता, इसलिए उससे जुड़े हुए लोगों ने न्यूक्लियर प्लांट के डिजाइन में गड़बड़ी दिखाकर उसके काम को रुकवा दिया। लेकिन इस चीज के बारे में रूफस के पास कई सारे सबूत थे, जिसे वो दुनिया के सामने अपनी रिपोर्ट के रूप में लाना चाहता था, इसलिए वो लुइजा को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। पर उसके वहां पहुंचने से पहले ही स्मोक नाम का एक आदमी रूफस की जान ले लेता है और फिर वो अपने साथ उस रिपोर्ट को भी ले जाता है जिसे रूफस ने सबूतों को इकट्ठा करके बनाया था। इससे हम यही समझ पाते हैं कि स्मोक को उन्हीं तेल की कंपनियों के मालिक ने हायर किया होगा। वहीं अब जब लुइजा पहुंचती है तो उसे रूफस की लाश मिलती है, जहां उसे रॉबर्ट के वो सारे खत भी मिलते हैं जो उसने रूफस को लिखे हुए थे, इसलिए वो उन खतों को लेकर वहां से निकल जाती है। जिन्हें ही पढ़कर उसे उस म्यूजिक सेक्सटेट एल्बम के बारे में पता चलता है, जिसे लेने के लिए वो एक दुकान में पहुंचती है, जिसे सुनते उसे उस म्यूजिक से अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है। हालांकि कुछ दिन बाद वो न्यूक्लियर स्टेशन में छानबीन के लिए जाती है, जहां उसकी मुलाकात आइजैक नाम के एक साइंटिस्ट से होती है जो रूफस के साथ ही काम करता था। वो लुइजा को उसी रिपोर्ट की कॉपी देता है जो उसे रूफस देने वाला था। अब जब इस बात का पता स्मोक को लगता है तो वो आइजैक का प्लेन क्रैश करवाकर उसे मरवाने के साथ लुइजा की भी एक सड़क दुर्घटना करवाकर उसकी जान लेने की कोशिश करता है, जिसमें लुइजा तो बच जाती है पर वो रिपोर्ट्स नष्ट हो जाती है, जिस कारण अब लुइजा इस न्यूक्लियर प्लांट के सिक्योरिटी हेड जो से मिलती है, जो उसे बताता है कि इन सबके पीछे काफी बड़े और अमीर लोगों का हाथ है। अब ये लोग कई कोशिशें करते हैं सबूत जुटाने की, पर इनके हाथ कुछ नहीं लगता। ऊपर से एक दिन स्मोक इन दोनों को मारने की कोशिश भी करता है, जिस दौरान उल्टा जो ही स्मोक को मार गिराता है। इसी बीच लुइजा को रूफस की भतीजे के बारे में पता चलता है कि रिपोर्ट की एक कॉपी उसके पास भी है, जिसे वो उससे मिलकर ले लेती है और अगले ही दिन वो उस रिपोर्ट को पेपर में छपवा भी देती है। यहाँ अब लुइजा की जिंदगी पर एक आदमी किताब लिखता है जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध होती है, जिसके बाद फिर ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद अगली कहानी में हमें 2012 लंदन का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम एक बुजुर्ग इंसान नेम जैस्पर को देखते हैं, जिसकी एक छोटी सी पब्लिशिंग कंपनी थी। जैस्पर की कंपनी ने हाल ही में रॉबिन नाम के एक गुस्सैल इंसान की लिखी हुई किताब को पब्लिश किया था, जो एक पार्टी के दौरान एक आदमी को सिर्फ इसलिए बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है क्योंकि वो उसकी किताब की बुराई कर रहा था। अब इस घटना के बाद रॉबिन को तो जेल हो जाती है और उसकी लिखी किताब जो बिल्कुल भी नहीं बिक रही थी उसकी सभी कॉपियां धड़ाधड़ बिक जाती है और इससे जैस्पर को काफी ज्यादा फायदा होता है।
फिर एक दिन रॉबिन का भाई जैस्पर को धमकाते हुए उससे $50,000 की मांग करता है, जो जैस्पर पहले ही खर्च कर चुका था। इसलिए रॉबिन का भाई उसे 2 दिन का समय देकर चला जाता है। जिससे बचने के लिए जैस्पर अपने भाई के पास पैसे मांगने के लिए पहुंच जाता है, जो उसकी मदद पैसे से तो नहीं कर पाता, पर वो उसे एक ऐसी छिपने की जगह बताता है जहाँ उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। इसलिए जैस्पर अपने भाई की बताई गई जगह के लिए निकल जाता है। जिस दौरान हम उसे लुइजा के ऊपर लिखी वही किताब को पढ़ते हुए देखते हैं। हालांकि उस जगह जाने से पहले जैस्पर अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए जाता है, जिससे वो जवानी में प्यार करता था। इस दौरान जवान जैस्पर के शरीर पर हम बिल्कुल वैसा ही निशान देखते हैं जैसा कि लुइजा के शरीर पर था। वहीं अपनी गर्लफ्रेंड को एक बार देखने के बाद वो अपने भाई की बताई जगह पर पहुंच जाता है, जो असल में बूढ़े लोगों की नर्सरी थी, जिसमें उनसे बहुत काम लिए जाते और वहां से कोई भी नहीं भाग सकता था। अब यहाँ उसके भाई ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक समय जैस्पर का उसके भाई की पत्नी के साथ अफेयर था, जिस बात का बदला उसने जैस्पर से इस तरह लिया। अब कुछ दिन तो जैस्पर को काफी दिक्कत होती है, पर फिर एक दिन वो अपने यहाँ के दोस्तों के साथ भागने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो सीधा अपने गर्लफ्रेंड के पास पहुंचता है। और क्योंकि वो भी अकेली थी तो दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते। यहाँ जैस्पर भी अपनी जिंदगी के ऊपर एक किताब लिखता है जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होती है, और फिर उस किताब पर एक मूवी भी बनाई जाती है, जिसके साथ ये कहानी भी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगली कहानी में हमें साल 1940 यानी कि भविष्य का समय दिखाया जाता है, जहां हम कोरिया के न्यू सियोल शहर को देखते हैं। यहाँ इस समय तक इंसानों ने काफी ज्यादा तरक्की कर ली है, जहाँ से फिर हमें एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, जिसमें इंसानों द्वारा बनाई हुई क्लोन्स वेटर के तौर पर काम करती थी। जिन्हीं क्लोन्स में से एक का नाम सॉनमी होता है। दरअसल यहाँ क्लोन से इसलिए काम करवाया जाता है क्योंकि उनके साथ कोई भी जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता है, जिस पर वो कुछ भी नहीं कहती, और जो क्लोन्स अच्छा काम करती है उसे आजाद कर दिया जाता है। अब एक दिन एक दूसरी क्लोन नेम यूना सोनमी को उसी मूवी का एक छोटा सा सीन दिखाती है जो जैस्पर की जिंदगी पर बनी थी, जिसे देखकर सोनमी काफी प्रेरित होती है। फिलहाल अगले दिन एक आदमी यूना के साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करता है, जिस पर यूना इसके खिलाफ आवाज उठाती है, जिसके जवाब में उसे तुरंत मार दिया जाता है। यहाँ अब अपनी दोस्त की मौत देखकर सोनमी को काफी बुरा लगता है, और फिर एक दिन यहाँ पर चैंग नाम का एक आदमी आता है, जो असल में एक ऐसे ग्रुप का सदस्य था जिनका मानना था कि क्लोन्स को भी इंसानों की तरह जीने का अधिकार है। चैंग सोनमी को इस जगह से बाहर लेकर जाता है, जो उसकी कॉलर को भी निकलवा देता है, जिसके जरिए उसे काबू किया जाता था। और यहाँ सोनमी के शरीर पर भी हम वैसा ही निशान देखते हैं जैसा जैस्पर के शरीर पर था। चैंग अब सोनमी को वो मूवी पूरी दिखाता है, जिसे देखकर सोनमी भी इंसानों की तरह रहने और कुछ नया सीखने की इच्छा व्यक्त करती है। पर इसी बीच इनके ऊपर हमला होता है, जिसमें एक समय ऐसा लगता है कि चैंग मर गया, लेकिन वो बाद में आकर सोनमी को यहाँ से निकाल ले जाता है। फिर वो उसे लेकर अपने ग्रुप के लीडर से मिलवाने ले जाता है, जो सोनमी को रिवील करता है कि क्लोन्स को आजाद करने के नाम पर उनकी बलि देकर उन्हीं का मांस बाकी सभी क्लोन्स के खाने में मिलाकर उन्हीं को खिला दिया जाता है। जिसका पता लगते ही सोनमी रिले स्टेशन से ब्रॉडकास्ट के जरिए क्लोन्स की पूरी सच्चाई दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन ये काम पूरा करने से पहले उस ग्रुप के लोगों, उसके लीडर और चैंग सहित सभी को मारकर सोनमी को पकड़कर उसे भी मौत की सजा दे दी जाती है। हालांकि सोनमी की बात लोगों तक अधूरी ही सही, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग के जरिए पहुंच गई थी, जिसके साथ ही इस कहानी का भी यही अंत हो जाता है। अब आखिरी कहानी में हमें साल 2321 का समय दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि अब धरती पर लगभग सभी इंसान खत्म हो चुके हैं, और जो भी बचे हुए पहले के समय की तरह कबीलों में रह रहे, जिनमें से एक कबीला जॉन का भी है। लेकिन जॉन बहुत ही डरपोक आदमी था, क्योंकि जब कोना कबीले के लोग उसके भांजे और जीजा पर हमला करते तो वो वहीं छिपकर उन्हें मरते हुए देखता है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि जॉन के कबीले वाले सोनमी को पूछते थे, और उसके ब्रॉडकास्ट किए संदेश को वो ईश्वर के संदेश की तरह मानते थे। अब इनके कबीले में एक दिन डेजी नाम की लड़की आती है, क्योंकि उसे यहाँ एक रिले स्टेशन को ढूंढना था, ताकि वो उसके जरिए स्पेस में रह रहे इंसानों से मदद मांग सके, क्योंकि उसके लोग किसी खतरनाक बीमारी की वजह से मर रहे, और बहुत जल्दी ये बीमारी पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगी।
जॉन और डेजी को उस रेलवे स्टेशन तक लेकर जाता है, जहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि सॉनमी असल में कोई भगवान नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाई हुई क्लोन है, जिसने इसी रेलवे स्टेशन से वो ब्रॉडकास्ट किया था। अब इसके बाद डेजी स्पेस में रहने वाले इंसानों को संदेश भेजकर वापस आती है, जहाँ अब उन्हें पता लगता है कि उनके कबीले के सारे लोगों को कोना कबीले ने हमला करके मार डाला और अब सिर्फ जॉन की भांजी बच गई है क्योंकि वो छिपी हुई थी। इसी बीच कोना कबीले का सरदार उन पर हमला कर देता है, जिसे जॉन और डेजी मिलकर मार गिराते हैं और फिर स्पेस में रहने वाले इंसान जॉन, डेजी और बाकी सबको अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद हम कुछ सालों बाद का समय देखते हैं कि जॉन और डेजी ने अब शादी कर ली है और अब वो इंसानों की बनाई स्पेस कॉलोनी में अपने बच्चों के साथ रहते हैं, जहाँ जॉन उन्हें अपनी कहानी सुना रहा होता है और हम उसके सिर पर वही निशान देखते हैं जो कि रॉबर्ट, एडम, जैस्पर, लुइजा और सॉनमी के शरीर पर था, जिससे हमें ये समझ आता है कि ये 6 लोग असल में एक ही आत्मा यानी कि एक दूसरे का पुनर्जन्म थे। जिसी आखिरी कहानी के साथ ये मूवी भी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।